नमस्कार दोस्तों, रुक पब्लिकेशंस की इस लाइव प्रस्तुति में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और ये सुखद संयोग है कि आज विश्व हिंदी दिवस भी है और इस मौके पर हमारे साथ हैं हिंदी के एक ऐसे युवा कवि, लेखक जो विश्व की 22 भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं, जिनके यहाँ मैं न्यूनतम है, जिनके टेबल लैंप को आप एक बार हाथ में थाम लें, तो मन रोशन हो उठता है। जो भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ युवा लेखकों में से एक हैं और उनका परिचय कराने के लिए मैं उन्हीं की पंक्तियों का सहारा लेना चाहूँगा कि ईश्वर जिनके चेहरे पर रहता है, एक चौड़ी मुस्कान बनकर। रुक पब्लिकेशंस की ओर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। खुशियों के गुप्तचर, अधूरी चीज़ों के देवता, गीत चतुर्वेदी जी। गीत जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बता दूं हमसे जुड़े सभी साथियों को कि गीत जी की ये नई किताब अधूरी चीजों का देवता और इनका परिचय कराने के लिए मैंने जिन पंक्तियों का सहारा लिया, खुशियों के गुप्तचर दोनों ही रुख पब्लिकेशन से आई हैं। और हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं एक दो चीजें स्पष्ट कर देना चाहूंगा गीत सर को भी और हमसे जुड़े सभी साथियों को, सब सभी साथियों को भी। हम यहाँ आज सवाल जवाब नहीं करेंगे, आज हम बातें करेंगे, क्योंकि दुनिया के सारे सवाल अधूरे हैं और फिर उनके जवाब कैसे पूरे हो सकते हैं? ये ख्याल इसी किताब से उपजा है। और अगर आप देखें तो अधूरी चीजों के देवता ये शीर्षक भी कहीं ना कहीं इसी ख्याल के आसपास से निकला है। तो गीत जी, अगर आप इजाजत दें तो हम बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़रूर, 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 मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम बातचीत करते हैं, बिल्कुल। जी, तो हम बातचीत कुछ इससे शुरू करते हैं कि अधूरी चीजों का देवता, इससे आपकी सबसे पसंदीदा पंक्तियाँ। हालाँकि मैं मानता हूँ कि ये एक लेखक के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अ, अपनी ही किताब में से अपनी ही पसंदीदा पंक्तियाँ निकाल पाएँ। लेकिन हम जिन गीत को जानते हैं, वो सारी मुश्किल चीज़ों को, सारी सारी मुश्किल बातों को बड़ी आसानी से कह देने की कला उनके भीतर है। तो इसीलिए मैं ये मुश्किल सी बात आपसे कह पाया। ये तो सच में आपने मेरा काम इन बातों को कह के आसान कर दिया है कि अपनी पसंदीदा पंक्ति को खोजना मुश्किल काम होता है और एक लेखक से पहले तो मैं अपने आप को पाठक मानता हूँ, जो दुनिया के तमाम दूसरे अपने प्रिय लेखकों, पसंदीदा किताबों की पंक्तियों की तरफ लौटता रहता है, तो अपने से ज़्यादा दूसरों की पंक्तियाँ मुझे पसंद आती हैं, याद रहती हैं। तो मैं यहाँ दोनों चीज़ें सुनाऊँगा। एक जो इसी किताब के एपिग्राफ में मैंने प्रयोग किया है, भरत मुनि की पंक्ति है, हजारों साल पुरानी पंक्ति है, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा मार्गदर्शन करती है एक तरह से। नाट्य शास्त्र में है ये पंक्ति। छंदोहीनो न शब्दोस्त न छंदः शब्दवर्जितम। छंदोहीनो न शब्दोस्ति न छंदः शब्दवर्जितम। नाट्य शास्त्र में है। इसका अर्थ ये है कि इस संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें छंद ना हो और ऐसा कोई छंद नहीं जिसमें शब्द ना हो। यानी भाषा में कुछ भी मुक्त छंद नहीं है। भाषा का हर शब्द अपने आप में छंद है। ये बात कह गए भरत मुनि आज से हजारों साल पहले। हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ते हैं मुक्त छंद की, है ना, छंदोबद्ध की, कि देखो तुम तो छंद से हट के लिख रहे हो। भरत मुनि उसी जमाने में कह के चले गए कि भाई अगर तुम भाषा बोल रहे हो, बोलने में भी तुम्हारे छंद है, एक एक हुँ, हुँ, शब्द हुँ। का उच्चारण छंद की तरह हुँ, हुँ, है। हुँ। ये हो गई एक पसंदीदा पंक्ति इस पुस्तक से, जो भरत मुनि की है और जो एक दूसरे लेखक से है। एक पंक्ति जो मैं अपनी तरफ से, अपने लिखे से निकाल के पढ़ना चाहता हूँ, जो कि मेरे जीवन की फिलॉसफी से या प्रेडिकामेंट के साथ, नियति के साथ बहुत गुर्बत से जुड़ी हुई है। वो ऐसे कि हर पल के भीतर एक अकुलाई हुई अर्जेंसी है। मुझे जी लो,
वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। हर पल के भीतर एक उदासीन उपेक्षा है। छोड़ो भी, मुझे क्या जी रहे, अभी तो खत्म हो जाऊंगा, क्या जरूरत है जीने की। तो ये जी, दो पंक्तियां ऐसी हैं जो साथ साथ चलती हैं इस किताब से। हालांकि कई हैं, ये बहुत मुश्किल है, सच कहा आपने, कि कोई एक चीज ढूंढना। नहीं, बिल्कुल। और ये जो आपने इस हर पल में एक अकुलाहट की जो बात की है, वो हम्म। वाक़ई मतलब जीवन का दर्शन ही है। और हमारे यहाँ तो मतलब आज के संदर्भ में अगर देखें, और कि हर पल, हर कोई कहीं न कहीं, किसी न किसी के पीछे कहीं न कहीं से भाग रहा है। तो हम्म। उसमें उसमें ये बेचैनी नज़र आती है। बिल्कुल। जी आप, जी। थैंक तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने अभी जब अपनी पंक्ति की बात की, तो उसी समय आपने कहा कि मैं जिन्हें पढ़ता हूँ, जिन्हें पढ़ता रहा हूँ। तो मेरी अगली बात यहीं से है कि अ, अमूमन लेखकों से पूछा जाता है कि आप किसके लिए लिखते हैं, लेकिन आप किसके लिए लिखते हैं, इसके जवाब तो आपने अधूरी चीज़ों का देवता में भी दिया है। और यू। कैसे लिखते हैं ये आप अपनी पिछली किताब में बता चुके हैं। हालाँकि वो बहुत कम है, हम पाठकों के लिहाज से हो सकता है कि हम आपको और पढ़ना चाहें इस बारे में, लेकिन अभी केवल पढ़ने की ही बात करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, वो भी संभवतः जानना चाहेंगे कि हम जिसे पढ़ते हैं, वो किसे पढ़ते हैं? तो गीत किसे पढ़ते हैं? अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ता हूँ, हजारों साल पुराना गिलगामेश भी मैं पढ़ता रहता हूँ। उसके मिथक मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। कालिदास मैं लगातार पढ़ता ही रहता हूँ। होमर, दांते, ये पुराने कवि ऐसे हैं जो लालटेन की तरह रोशनी दिखाते हैं। मध्य युग में या पिछली शताब्दी में मीर और गालिब दो कवि ऐसे हैं जिन्हें मैं कमोबेश भी नहीं कहना चाहिए, बाकायदा नियम से रोज मैं इनका कुछ न कुछ पढ़ता हूँ। मीर और गालिब, रोज इनकी कोई गजल, कोई शेर, कोई एक नया इंटरप्रिटेशन, लगातार इनके साथ जुड़ा रहता हूँ। बोरहेस एक ऐसे कवि लेखक हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले थे, होर्हे लुइस बोरहेस। उनसे लगातार मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। मुझे उनकी कविताओं और कहानियों से भी ज्यादा आकर्षित उनके व्याख्यान और उनके साक्षात्कार करते हैं। तो उनके साक्षात्कारों को मैं लगातार, क्योंकि आप एक पंक्ति उसमें से ढूंढ लें और वो आपके लिए एक मंत्र की तरह काम करने लगती है। बोरेस, मैं रिल्के को बार बार पढ़ता हूँ। रिल्के को बहुत अलग अलग तरीके से संपादित और अनुदित किया है पिछले 20-22 वर्षों में यूरोप और अमेरिका के विद्वानों ने। तो रिल्के को इस तरह से संयोजित किया है कि रिल्के ऑन लाइफ, रिल्के ऑन लव, रिल्के ऑन पोएट्री, रिल्के ऑन राइटिंग। यानी रिल्के ने जीवन के लगभग हर पहलू पर अपनी कलम चलाई। और कलम भी कैसे चलाई, अपनी रचनाओं के माध्यम से नहीं चलाई। कविताएं उन्होंने बहुत कम लिखी, उपन्यास एक ही लिखा, चिट्ठियां लिखी। मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों रिल्के की एक बायोग्राफी में, ये जिक्र था कि किसी किसी दिन तो रिल्के 13-13, 14-14 घंटे लगातार अपनी टेबल पर बैठ करके सिर्फ चिट्ठियों का जवाब दे रहे हैं। और वो चिट्ठियां भी साहब रचनात्मकता के उस उत्कर्ष पर जा करके, देखिए उनकी सबसे मशहूर किताब जो है, लेटर टू अ यंग पोएट, चिट्ठियां ही तो हैं वो। तो रिल्के से मैं बराबर जुड़ा हुआ रहता हूँ। जयशंकर प्रसाद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, निराला। उन्हें अज्ञेय अज्ञेय के प्रति एक खास किस्म का अनुराग और बायस है मेरे भीतर। सच में पक्षपात है एक तरह का, कि कई बार जो उनकी विचित्र दिखने वाली पंक्तियां भी हैं जो है, उन्हें भी लेकर के मैं एक मोह में विमोह में रहता हूँ।
मुक्तिबोध मुझे बहुत पसंद है। दोनों को अलग अलग ध्रुव मानने की कोशिश हिंदी में बहुत लंबे समय तक की जाती रही, लेकिन मुझे उनमें कोई विरोधी ध्रुवीयता नहीं दिखाई देती। दोनों लगभग लगभग समांतर रेखाओं की तरह एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। दोनों अपना अपना आहार एलियट से ग्रहण कर रहे होते हैं, उस पूरी आधुनिकता से ग्रहण कर रहे होते हैं जो 20वीं सदी के पहले हिस्से में पूरी दुनिया के साहित्य को प्रकाशित कर रही थी। बाकी इस तरह के तमाम हैं। पाब्लो नेरूदा में बार बार जाता रहता हूँ। चेस्वाव मिवोश है, उनकी तरफ में जाता रहता हूँ। ये तमाम इस तरह के लोग हैं, इस तरह के कवि। कुंवर नारायण हमेशा मेरी मेज पर उनकी किताब हमेशा रहती है, उनकी कविताओं की किताब में। उन्हें भी इसी तरह इसी ही अकीदत के साथ लगभग रोज ही फॉलो कर रहा होता हूँ। तो बहुत है, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। हाँ, ये तो जो इस समय जुड़े हुए होंगे वो लोग भी जानते होंगे कि गीत का गीत बड़े अध्येता है। गीत का अध्ययन बड़ा विशद अध्ययन है। और केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, यूरोपीय लेखकों को इन्होंने खूब पढ़ा है। और आगे हम इस पर और आएंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम आपके बचपन की तरफ जाना चाहेंगे कि आपने ये पढ़ने की शुरुआत बचपन में ही हो गई होगी। तो उससे कुछ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो आपको इधर इस तरफ खींच ले आई। और जहां तक मैं जानता हूँ, आप बम्बई में आप थे, और फिर बम्बई से आप मध्य प्रदेश भोपाल का आपने रुख कर लिया। तो इस यात्रा के बारे में, इस पढ़ने की इस प्रक्रिया के बारे में कुछ कहेंगे आप? मेरे साथ ऐसा था कि मेरे आसपास जो लोग थे वे बेहद पढ़ाकू लोग थे। मेरे पिताजी बेहद पढ़ाकू थे। अब भी, अब जब पिताजी नहीं है, हाइंडसाइट में हम देखते हैं, घर परिवार में उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये दिखता है कि वो 8-8 घंटे की बैठक में पढ़ते थे। ये चीज हम में नहीं है। 8-8 घंटे की बैठक। मुझ में तो एक खास किस्म की चंचलता है। मैं तो आधा घंटा 1 घंटा किसी काम में लगे रहने के बाद थोड़ा बहुत घूम के आऊंगा, थोड़ा अपनी जगह छोड़ दूंगा। एक किताब को ठीक से उस तरह से पढ़ नहीं पाऊंगा। एक किताब में घुसूंगा तो फिर उसके साथ साथ दूसरी में भी घुस जाऊंगा। इसको मैं अपनी क्या आवारगी कहता हूँ कि किसी एक जगह टिकता नहीं हूँ। इससे उसमें, उससे उसमें, उससे उसमें जंप करता रहता हूँ। इसी तरह विषयों में भी जंप करता रहता हूँ। लेकिन मेरे पास बचपन में जो लोग थे उनकी एकाग्रता बहुत ही प्रेरक और सराहनीय थी। मेरे पिताजी और मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई। मैं बचपन में, पता है, एक चीज पढ़ना चाहता था। उस चीज के प्रति ना मेरे भीतर आज भी एक आकर्षण है। वो ये कि मैं जासूसी किताबें पढ़ना चाहता हूँ, अभी भी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं उन्हें उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बचपन के उस माहौल में मुझे जासूसी किताबों की तरफ जाने ही नहीं दिया था। वो लोग जासूसी, मेरी बहन और मेरे बड़े भाई जासूसी किताबें पढ़ते थे, डिटेक्टिव, और एक एक कहानियां सुनाते थे। बड़ा मजा आता था सुन के। और वो लोग नरेटर भी अच्छे थे। तो मजे से नरेट करते थे। मैं अट्रैक्ट होता रहता था। 10 साल, 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा। तो जब मैं उनकी किताबें उठाता तो वो मुझे जो है थोड़ा सा इग्नोर करते या मुझसे किताबें छीन लेते और कहते कि ये ले, तू प्रेमचंद पढ़। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो प्रेमचंद पढ़ते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात एकदम से घुस गई कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो प्रेमचंद पढ़ते हैं, और मैं खुद को अच्छा बताना चाहता था। तो मैंने प्रेमचंद को पढ़ना शुरू कर दिया। तो मानसरोवर के जो खंड घर में पढ़े हुए थे, पहली जो लिटरेरी रीडिंग है शॉर्ट स्टोरीज की, वो मानसरोवर के खंड है। उन्हें पढ़ना शुरू किया। जहां मानसरोवर घर में रखी रहती थी अलमारी में, ठीक उसके बगल में कामायनी भी रखी रहती थी। कामायनी को जब भी मैं पलटता था कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन वो जो छंद की योजना, लय की योजना है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे बैठ शिला की शीतल छां, ये जो पंचचामर के बहुत करीब जाने वाली जो छंद योजना होती है ना, वो अपनी अपने ध्वनि संयोजन के कारण भी मुझे बहुत आकर्षित करती थी। उसको मैं पढ़ता था। यहाँ से पढ़ने की शुरुआत हुई, लेकिन लिखना जो है ना वो बच्चों की एक रचना से शुरू हुआ था। बच्चों की रचनाओं, बच्चों के लिए कहानी मैंने लिख दी थी, वो छप गई। लेकिन कामायनी ने जो है मुझे बहुत बाद में भी बहुत गहरे से बांध के रखा था।
जब आपकी पहली रचना छपी थी उस वक़्त शायद आपकी उम्र 8-10 साल के आसपास। मैं 13 साल की उम्र में 13 प्रकाशित हो साल। गई। 13, मैं 9वीं कक्षा में था और मैंने ऐसी लिख के भेज दी संपादक को। मुझे पता था कि संपादकों को रचनाएं भेजी जाती, क्योंकि उसके नीचे लिखा रहता था। पुराने जमाने की पत्रिकाएं इस मामले में ना बहुत ही स्पष्ट हुआ करती थी कि आप अपनी रचनाएं हमें इस पते पर भेजें, संपादक को इस पते पे भेजें। बाकायदा है ना 10 पॉइंट्स भी लिखे रहते थे उसमें कि कागज के एक तरफ लिखें, कागज पर लाइन वाला कागज ना हो, फुल स्केप कागज हो, ऐसे बाकायदा पूरा एक प्रक्रिया लिखी होती थी। सारी पत्रिकाओं में, महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में, अच्छी पत्रिकाओं में ऐसी एक पूरी लिस्ट छपती थी कि ऐसे रचनाएं भेजें। वही सब फॉलो करके मैंने भेज दिया। टिंकल पत्रिका थी, बहुत सुंदर पत्रिका थी। मैं हमेशा उसके हर महीने उसका अंक पढ़ता था। अंकल पै का फैन था। अमर चित्र का था, ग्रुप की मैगजीन थी वो। तो वहां भेजी और भूल गया। 6 महीने बाद क्लास में बैठा हुआ था, 9th क्लास में था। पीछे के बच्चे जो ड्यूरिंग द क्लास, पढ़ाई के दौरान, पीरियड के दौरान, वो किताबों के बीच छुपा के कॉमिक्स पढ़ रहे होते थे, पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने पूछा मुझसे कि ये जो नीचे लिखा हुआ है गीत चतुर्वेदी, ये क्या तू है क्या? मैंने कहा हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरी कहानी छपी है। कब छप गई मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता कब छप गई। और मैं बिल्कुल एकदम, ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। दरअसल उसके बाद तो मैं बहुत छपता रहा। छपने में खुद प्रकाशन, अखबार प्रकाशन और इन सब चीजों से बाद में जुड़ गया। पब्लिशिंग इंडस्ट्री का इनसाइडर बन गया। हमेशा कुछ ना कुछ मेरी चीजें छपती हैं। लेकिन वो जो फर्स्ट पब्लिकेशन, पहला प्रकाशन था, वो जो थ्रिल था, 13 साल की उम्र बहुत पीछे छूट गई है, लेकिन वो थ्रिल मेरे साथ अभी भी चलता है। वैसा थ्रिल मुझे किसी दूसरे पब्लिकेशन से नहीं मिला। मुझे याद है फणीश्वरनाथ रेणु ने ना अपने एक संस्मरण में लिखा था कि जब पहली बार उनका नाम छपा था, तो वो अपने नाम को जो है, जहां उनका नाम पत्रिका में जिस पेज पे छपा था, कई दिनों तक ऐसे आंख बंद करते और अपने नाम को ऐसे 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 टच किया करते थे, छू के, कि छूने पे मेरा नाम कैसा लगता है। थोड़ा सा उभार तो उन दिनों की छपाई में होता ही था। तो ये जो थ्रिल है फर्स्ट पब्लिकेशन का, वो मेरे साथ 13 साल की उम्र से चल रहा है। और वो कई बार इंस्पायर भी करता है, यू नो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो प्रेरणा, उसी प्रेरणा की तरफ हम जा रहे थे कि वो प्रेरणा कहाँ से आती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो देखिए वो वहाँ से आती है। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, अब जी। आपने थोड़ी-सी कंजूसी कर दी। हाँ अ, हाँ। शुरुआत में जब हमने आपसे एक इल्तिजा की थी कि आप अपनी ही किताब की कुछ पंक्तियाँ हमें पढ़कर सुना दें, तो वहाँ मुझे लगता है कि आपने थोड़ी-सी कंजूसी कर दी, तो उस उसको उस कंजूसी को मैं आपकी इजाज़त से मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। आपके जरूर जरूर शुरुआती जरूर। 2 गद्य से सिर्फ़ 4 पंक्तियाँ। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। अ, तो इसका जो पहला ही गद्य है, उसमें उसकी शुरुआत में ही आपने लिखा है कि जो खंड 1 जहाँ पर शुरू होता है कि बिल्ली अगर तुमसे प्यार करेगी, तो तोहफ़े में खरोंचे ही देगी। इसी में अंदर एक और पंक्ति आती है कि हर दर्द का एक अतीत होता है और हर अतीत का एक दर्द। अगले निबंध में एक पंक्ति आती है, हर वफ़ा की मंज़िल दरअसल एक ख़ास किस्म की बेवफ़ाई है। और उसी में आगे जब हम बढ़ते हैं, तो आता है कि हमारे खड़े रहने की जगहों के हिसाब से दशाएँ और परिभाषाएँ बदल जाया करती हैं। तो इन पंक्तियों को लाने का मकसद ये था कि किताब में ये पंक्तियाँ भले ही किसी संदर्भ के साथ आई हों, लेकिन इन दिनों जो वन लाइनर का दौर है, ये अपने आप में वन लाइनर भी हैं। अकेले कही जाएँ तो भी ये अपने में भरपूर अर्थ को समेटे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो लेखन है वह मुझे मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा आनंदित करता है। यहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आगे आप ही की इस किताब में एक संदर्भ आता है कि यहाँ हो सकता है कि मैं भी शिव की उसी कहानी की तरह हो सकता हूँ, जिसके बारे में शिव नहीं जानते थे कि उसका ऑडियंस कौन है। तो
जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है वो समझ गए होंगे, और जो नहीं पढ़ पाए हैं उन्हें ये बात समझाने का जिम्मा मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। और लेकिन ये जो एक पंक्ति में छिपे दर्शन वाली बात है, ये बड़ी अद्भुत है। अब ये है कि ये ख्याल आता कैसे है? मतलब कैसे ये एक संदर्भ के साथ चीजें चली आती हैं और फिर एक पंक्ति में सारा सारा उसका निचोड़ जो है वो एक पंक्ति के अंदर आ जाता है। दिक्कत यही है, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है जो मुझे हूबहू शब्दशः नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका आशय ये है कि मैं एक ख्याल को पकड़ने जाता हूँ और दिक्कत ये है कि उसी के साथ साथ कई सारे दूसरे ख्याल भी चले आते हैं। तो उस एक ख्याल को पकड़ने की कोशिश जो है, उस एक ख्याल का पीछा करना जो है, वही सबसे मुश्किल, सबसे कठिन और सबसे प्रेरक स्थिति है। शिव वाली बात, जो शिव की कहानी वाली बात है, वो कथा सरित सागर की शुरुआत में है कि हमें खुद को नहीं पता होता कि ऑडियंस हमारा कौन है, कहाँ तक हमारी बात जा रही है। तो उसको उसको अगर किताब के भीतर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। मोटे तौर पे जिन्होंने नहीं देखा है उसको, उनके उनके प्रति एक छोटा सा ये कर दूं कि हमें कई बार ये पता नहीं होता है कि हमारी चीजें कहाँ जाने वाली हैं। एक आदमी हमें सुन रहा होता है और हमें लगता है कि सिर्फ वही सुन रहा है, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे, समय के पार हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे लोग सुन रहे हैं। तो ये जो दूसरों के सुनने की, आपकी बातों के प्रसार की जो संभावना होती है, वो कई बार बहुत प्रेरित करती है। दर्शन, सूक्ति, सुंदर उक्ति, आपने अभी जिस चीज की प्रशंसा की, मैं उस चीज के लिए पर्याप्त आलोचनाएं झेलता रहा कि एक पंक्ति के अंदर पूरा दर्शन लाने की कोशिश करना या कई बार ला देना, कई लोग इसको पसंद करते हैं और कई लोग मुझे बताते हैं। और खासकर शुरुआत में 2010 के आसपास जब मैंने अपनी कविताओं को लिखने की शैली परिवर्तित की थी और बहुत सोचे समझे तरीके से परिवर्तित की थी, एक लंबे अध्ययन के बाद बाकायदा चार्ट वर्क बना करके, जैसा कि मेरा स्वभाव है कि ज्यादातर रचनाओं के भीतर आने वाले परिवर्तन, किस दिशा में मुझे अगले 5 साल मेरी रचनात्मकता को बढ़ना है, ये सारी चीजें कई बार कागज पे उतारी हुई होती हैं, लिखी हुई होती है। तो 2010 में लंबे अध्ययन के बाद जब मैंने अपनी रचनात्मकता को बदला, तो मेरे पास कई लोगों के ईमेल आए, कई पत्रिकाओं में मेरी आलोचना में लेख भी छपे। ये कैसा कर रहा है, ये सूक्तियों की तरफ क्यों चला गया है। सूक्ति अब मुझे पसंद है, सूक्ति को तोड़ के कहें तो वो है सुंदर उक्ति, सुंदर वाक्य। सारा साहित्य, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो या कथेतर गद्य हो, वो दरअसल सुंदर वाक्यों का समायोजन है। वो सुंदर वाक्यों से बनता है। बिल्कुल। एक लेखक सुंदर वाक्य को संस्कृत में सूक्ति कहेंगे, तो एक हम्म। लेखक सूक्ति की तरफ जाना उसका स्वाभाविक लक्ष्य है, सूक्ति की तरफ जाना उसका स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, वो उसे पाना हम्म। चाहेगा। लेकिन हम्म। हिंदी में हमें बताया जाता है कि कविता के भीतर सूक्ति आएगी तो कविता खराब हो जाएगी, कि कविता हम्म। का एक दोष है सूक्ति होना। दुनिया की किसी हम्म। भाषा में ये नहीं कहा जाता कि सुंदर उक्ति से कविता खराब हो जाएगी, हिंदी में ये बात कही जाती है। तो कई हम्म। बार मुझे लगता है ना कि जो एक अंदर विद्रोही बैठा हुआ है मेरे, जो तमाम रूढ़ियों के प्रति एक विद्रोह करना चाहता है। मेरा विद्रोह, जैसा कि मैं कहता भी हूँ कि मेरे प्रिय लेखकों की तरह, मेरा विरोध आपको गलियों चौराहों में अब नहीं दिखेगा, एक जमाने में दिखता था। अब वो विद्रोह जो है उन रूढ़ियों को, काव्य की रूढ़ियों, कथा की रूढ़ियों, साहित्य की रूढ़ियों, इनको तोड़ने में दिखाई देगा। तो जितना ये कहा गया कि सूक्ति से रचनाशीलता का
नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है, उतना मैं प्रेरित होता गया, क्योंकि सूक्ति को मैं सुंदर उक्ति की तरह लेता हूं, और दुनिया के साहित्य में इसका उदाहरण है कि सुंदर उक्तियों ने भी साहित्य को, कविता को, उपन्यासों को मजबूत बनाया। अभी कुछ बरस पहले हेर्ता म्यूलर, जो जर्मन लेखिका है, उनको नोबेल प्राइज मिला था, उनके सारे नॉवेल्स उठाकर से देख ले, वही सुंदर उक्तियां, कमाल, सुंदर उक्तियों के कंपोजिशन से, संयोजन से पूरा एक औपन्यासिक वितान रच देना। काफ्का क्या है, वो भी तो यही, जिस तरफ इशारा हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं, प्रवचनात्मकता ना हो, प्रीचिंग ना हो। तो प्रीचिंग तो खैर, अगर आप खुद को एक आधुनिक लेखक मानते हैं, अगर आपके भीतर आधुनिकता का स्पर्श है, और मैं तो कई बार उसे एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता हूं अपने संदर्भ में, ये सिर्फ आधुनिकता नहीं है, बल्कि उत्तर आधुनिकता के साथ मेरा एक संवाद है। तो अगर हम खुद को ये मानते हैं, तो हमारे अंदर प्रीचिंग जैसी कोई चीज तो नहीं होगी, लेकिन ब्यूटी के प्रति एक आग्रह जरूर होगा। भाषाई सौंदर्य, वाक्यों का सौंदर्य, अनुभूतियों का सौंदर्य, ये हमारी रचना में, हमारी पंक्तियों में होना चाहिए। हमारा साहित्य सुंदर उक्तियों से बना हुआ होना चाहिए, और अगर ये ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। इसके लिए अगर हमें अपनी 100 साल पुरानी इस साहित्यिक ट्रेनिंग को, इस काव्यात्मक ट्रेनिंग को चुनौती देनी पड़े, तो हमारे लेखकों को वो चुनौती देने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए कि सूक्ति या सुंदर उक्ति, जिन अर्थों में आप प्रयुक्त करके उसका विरोध कर रहे हैं, तो परंपरा के पोषकों, परंपरा के पोषकों, कृपया अपना अर्थ बदल लीजिए, क्योंकि ये अर्थ रचनात्मकता के संदर्भ में सही अर्थ नहीं है। नए अर्थों की तरफ हमें जाना होगा, और नए अर्थों की कुंजी 1000, 1500 साल पुराने, 2000 साल पुराने उस संस्कृत साहित्य से आराम से निकल करके आ सकती है। पता है, कई बार ना मुझे ये लगता है कि हमारे हिंदी भाषा की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कुंवर नारायण ने इसकी तरफ इशारा किया है। कुंवर नारायण मनोज हमारे समय के एक महाकवि, जीनियस, उन्होंने सैफो पे एक आर्टिकल लिखा। उनकी जो किताब है ना, अनुवाद वाली, न सीमाएं न दूरियां, सैफो पे एक आर्टिकल लिखा, और सैफो पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसने खुद को जो है लैटिन के साथ नहीं, उसको खुद को ग्रीको लैटिन के साथ जोड़ करके रखना चाहिए था, तो अंग्रेजी का साहित्य 20वीं सदी में शायद नए धरातल पर पहुंचता। वहीं पर वो एक लाइन में ये बात भी कैसे कहते हैं कि यही समस्या हिंदी के साथ भी है, कि हिंदी का लेखक 20वीं सदी में खुद को संस्कृत से जोड़ने के बजाय दूसरी चीजों से जोड़ता दूसरी रहा। चीजों से यदि जोड़। 20वीं सदी का हिंदी लेखक खुद को संस्कृत की परंपरा से जोड़े रखता, तो शायद हिंदी में और ज्यादा नया काम हो सकता। मेरा इसमें बहुत गहरा विश्वास है, इस पूरी उक्ति में, इस पूरी बात में, कि जब आप संस्कृत की तरफ जाते हैं, संस्कृत में देखते हैं, संस्कृत से अपने अर्थों को चुन करके निकालते हैं, तब आप दरअसल न केवल शब्दों को, बल्कि शब्दों के प्रयोग को भी एक नए अर्थ की ऊष्मा से भर रहे होते हैं। यहाँ आपने संस्कृत की बात की, और जाहिर है कि आपकी रुचि तो है, लेकिन संस्कृत में रुचि का बनना अपने आप में थोड़ा-सा, और आज के समय में जैसा आपने कहा, तो वो संस्कृत में आपकी रुचि किस तरीके से बनी? वो वो इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ? तो उस पर कुछ आप बताना चाहेंगे? संस्कृत साहित्य के प्रति, देखिए, भाषाओं के प्रति तो प्रेम मुझे अपने पिताजी के कारण मिला, क्योंकि मेरे पिताजी कई सारे भाषाओं के जानकार थे, और मैंने बचपन में उनको देखा है कि एक शब्द की, खास करके एटाइमोलॉजीज के लिए, जो शब्दों का व्युत्पत्ति शास्त्र है, उसके उसमें उनका ज्ञान उसमें बहुत गहरा था। और जिस तरह से वो शब्दों की व्याख्या करते थे, उन्हें एक्सप्लेन करते थे, उनके उनके उनकी उनके ट्रैवल को, शब्दों की यात्रा को बताते थे, तो शब्दों के प्रति प्रेम होने में ये बहुत ही मददगार रहा। अगर आपको एक शब्द के, जैसे छोटे से थे हम, 10 साल के बच्चे घर में बैठ के वो बता रहे हैं कि देखो, बुद्ध और बुद्ध में क्या रिश्ता है,
कि पुराने ज़माने में बुद्ध जो है उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो अरब और फ़ारस से लोग आए और यहाँ हिंदू कुश के पहाड़ों के पास उन्होंने लोगों से पूछा ये क्या है? तो लोकल लोगों ने अपनी भाषा में ये बुद्ध है। अब वो बुद्ध को उन्होंने समझा कि ये बुद्ध है, तो बुद्ध इस तरह से वहाँ चला गया। या बहादुर एक शब्द जो है फ़ारसी हिंदी में बहुत प्रयोग होता है। तो बहादुर जो है ना दरअसल मंगोलियन भाषा का शब्द है बाटुर। तो जैसे हम्म वहाँ की तो राजधानी का नाम जो है उलान बाटुर। तो मंगोलियन हम्म भाषा का शब्द है बाटुर। तो चंगेज खान के साथ मंगोलियाई भाषा जो है ट्रैवल करती थी, तो वो हम्म ट्रैवल करते करते पहुंच गई अरब और ईरान में। ईरान में हम्म जो था बाटुर, बाटुर था वो बन गया बहादुर। हम्म मंगोलियन में बाटुर का मतलब होता है हीरो, नायक। चंगेज खान उनका बाटुर है, लेकिन फारसी हम्म में चंगेज खान तो एक विलन की तरह था, तो लेकिन फिर भी बाटुर शब्द जब वहां आया तो उसका मतलब बन गया वीर पुरुष। हम्म वही बातें फारसी के जरिए हिंदी में यहाँ आ गया। तो जो एटाइमोलॉजी है उसने भाषाओं के भीतर मेरी दिलचस्पी जगाई। और इन्हीं एटाइमोलॉजीज के कारण ही, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से आए हुए हैं, संस्कृत में उनका रूट है। अगर उन शब्दों की कहानी जानी जाए तो शब्दों की कहानी जानते जानते मुझे संस्कृत से प्रेम होने लगा। और दूसरा एक एक दूसरा कारण ये भी था कि मेरी जो धर्म पत्नी है भावना, वो भाषाओं की और मिथोलॉजी की विद्वान हैं। तो मिथोलॉजी की बहुत सारी कहानियां वो मुझे सुनाती थी। शादी से पहले भी सुनाती थी, शादी के बाद भी सुनाती थी। तो संस्कृत साहित्य के और संस्कृत में इन मिथोलॉजी, इन शास्त्रों के प्रति उनका अनुराग था। तो वो एक संक्रामक किस्म का अनुराग था जो संक्रमित होकर के मेरे भीतर भी पहुंच गया संस्कृत के प्रति। यहाँ दो चीजें। तीसरा, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी को मैंने अपने स्कूल में भी एक्सप्लोर किया था और बाद में अ, उनकी तमाम किताबों और रचनावली के माध्यम से एक्सप्लोर किया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को अगर हम पढ़ें और बहुत संवेदनशील होकर के पढ़ें तो वो संस्कृत साहित्य से प्यार करना सिखा देते। और आप कुछ न करें, लेकिन वो भाषा, संस्कृति और प्रकृति, इन तीनों के करीब पहुंचने की प्रेरणा आपको देते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, पिता, पत्नी और आचार्य। इन तीनों के इन तीनों की प्रेरणा से थोड़ा बहुत जो भी संस्कृत और इनके आसपास पहुंच सका मैं। संसर्ग संसर्ग से ही संस्कृत के प्रति अनुराग हुआ। और अच्छा, ये हो सकता है कि बात थोड़ी सी हटकर हो, लेकिन एक चीज है कि आज जिस तरीके से अपने स्कूलों में अ, विदेशी भाषा सीखना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आनी चाहिए। लेकिन अपनी संस्कृत को छोड़ करके जिस तरीके से फ्रेंच या अभी तो नई नई शिक्षा नीति में कोरियाई भाषा की भी व्यवस्था हो गई है स्कूलों में पढ़ाने के लिए थर्ड लैंग्वेज के तौर पर। तो जैसे अगर आपने स्कूलिंग बम्बई से की होगी तो आपने मराठी और हिंदी पढ़ी होगी। और इसी तरीके से जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग की तो मैंने हिंदी के साथ तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत पढ़ी। लेकिन आज की पीढ़ी को देखता हूँ, नए बच्चों को देखता हूँ तो अ, संस्कृत की जो जगह है वो फ्रेंच लेती जा रही है। तो अब आपका जितना अनुभव रहा, जितना आपने संसर्ग से संस्कृत से जो अनुराग हुआ, वो अनुराग कहीं इस पीढ़ी से मुझे जाता हुआ नजर आता है। तो इसको बचाए रखने के लिए अ, आप आप क्या ऐसा, मतलब ऐसा क्या सूझता है आपको कि हम व्यक्तिगत स्तर पर, हम सामाजिक स्तर पर, हम शैक्षणिक संस्थाओं में वो अनुराग जो उसका अक्षुण्ण रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये मतलब बड़ा, ये सवाल मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा परेशान करता है। तो अब आप तो सही आपने बात की, इसीलिए ये सवाल जस्ट आ गया। आप तो संस्कृत के बारे में कह रहे हैं, मैं तो यही बात कई बार हिंदी के बारे में सोचता हूँ। तो बिल्कुल। संस्कृत तो खैर एक बार आप मान लीजिए कि चलिए एक पुरानी भाषा है, हिंदी तो बिल्कुल आज की भाषा है। तो
तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा संस्थान हैं, इन सब जगहों पर हिंदी की जो हालत है, वो भी तो बिल्कुल इसी तरह की चिंता में डालती है। बिल्कुल, भाषाओं को लेकर के दरअसल एक चीज़ हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए कि भाषाओं के साथ राजनीति अधिक ना हो। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले और ख़ास करके ये जो पूरा पीरियड है 1857 के बाद जिसको भारतीय नवजागरण वगैरह का समय कहा जाता है, वो एक तरीके से ये पूरा समय ही दरअसल भाषाई राजनीतियों से प्रभावित समय रहा है। भाषा को लेकर के हमारे यहाँ राज्य बनाए गए आज़ादी के बाद में। भाषा बिल्कुल, को लेकर के अलग-अलग तरह की उत्तर की, दक्षिण की राजनीतियाँ चलती रही और अभी तक चल रही हैं। तो बिल्कुल, भाषा को जब आप कलर देने लगते हो ना कि ये तो जो है उर्दू है, ग्रीन कलर है, ये संस्कृत है, ये भगवा कलर है, तो आप दरअसल भाषा का नुकसान कर रहे होते हो, अपनी संस्कृति का नुकसान कर रहे होते हो। और उसके ये जो साथ-साथ चीज़ खुद हुई खुद का तो निश्चित ही आप ही तो संस्कृत हैं, हम ही तो संस्कृति हैं अपनी। हम जब अपना बिल्कुल, नुकसान कर रहे होते हैं तो दरअसल अपनी पूरी सांस्कृतिक धरोहर का, सांस्कृतिक विरासत का नुकसान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत संक्षेप में क्योंकि एक कारण बताना, एक कारण गिनाना आसान नहीं होगा और उपयुक्त भी नहीं होगा। लेकिन जो तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाषाओं के साथ जो अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो हमारे यहाँ लगातार इंग्लिश ने उसको रिप्लेस किया है। सब बिल्कुल, कुछ अंग्रेजी की तरफ जा रहा है। तो अगले जैसे कि एक यूट्यूब पे ना बहुत फनी वीडियोस होते हैं। एक फनी वीडियो जो है अमेरिकन्स ने बनाया, किसी अमेरिकन एनआरआई इंडियन ने बनाया, अमेरिका में रहने वाले। वो अमेरिका की सड़कों पर घूम घूम करके इंटरव्यूज लेने लगा लोगों को कि आपको पता है भारत की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी में पूछ रहा है उन सबसे। तो वहां 90% लोगों ने बोला यस इंग्लिश या इंडियन। या तो वो भाषा इंडियन है या वो भाषा इंग्लिश है। तो भारत की भाषा दरअसल अंग्रेजी हो चुकी है, ऐसा विदेशों में एक परसेप्शन जा चुका है। न केवल विदेशों में वो परसेप्शन जा चुका है बल्कि अपने सबकॉन्शियस में, अपने अवचेतन में हम भी ये बात मान चुके हैं कि हम दरअसल तरक्की तभी कर सकते हैं, हम दरअसल शिक्षित तभी कहला सकते हैं जब हमारे पास अंग्रेजी हो। पूरा बिल्कुल, बिल्कुल, अर्थव्यवस्था, पूरा संस्कृत की पूरी बिल्कुल, व्यवस्था हमने ऐसी बना करके रख दी है। जब एक भाषा को इस तरह से बहुत अधिक वरीयता आर्थिक स्तर पर मिलेगी, हम सब देख रहे हैं अपने जीवन में, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे आसपास के तमाम लोग देख रहे हैं कि यदि आप फिसड्डी किस्म के आपका आपके आपके नॉलेज का लेवल बड़ा फिसड्डी किस्म का है, उसके बाद भी अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल ले रहे हैं, तो आपको सफल होना आपका लगभग तय है। लेकिन आपके नॉलेज का लेवल बहुत ऊंचे स्तर का है लेकिन आप धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो आप उतनी सफलता नहीं पा सकेंगे। ये एक हमारे समाज का नॉर्म बन चुका है, बहुत साधारण सा नॉर्म बन चुका है। तो अंग्रेजी को लेकर के हमारा कॉम्प्लेक्स इस तरह का है, ऐसा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। जब एक भाषा को इस तरह से वरीयता मिलेगी, एक भाषा की तरफ सारा का सारा तराजू, आर्थिक तराजू लुढ़कता हुआ चला जाएगा, तब दूसरी भाषाओं को संभालना बहुत मुश्किल होगा। हिंदी तो फिर भी बची हुई है क्योंकि हिंदी के पास एक बाजार है। अंग्रेजी और दूसरी तमाम भाषाओं को हिंदी में झुक के आना पड़ता है क्योंकि अभी भी हिंदी के पास 40 करोड़ लोगों का एक बाजार है। 50 साल बाद सोचिए कि 40 करोड़ का बाजार संकुचित हो जाएगा, 10 करोड़ का बचेगा क्योंकि वो लोग भी पब्लिक स्कूल्स में, कॉन्वेंट्स में पढ़ करके हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी जान चुके होंगे और अंग्रेजी के साथ उनका प्रेस्टीज और स्टेटस सिंबल जुड़ चुका होगा। तब क्या होगा? ये मार्केट संकुचित हो चुका होगा। तो आज जो हिंदी को थोड़ी बहुत वरीयता या थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो भी आज से 40 साल बाद कम हो चुकी होगी। खत्म तो क्या, बिल्कुल, बिल्कुल। कम हो ये चुकी होगी। ये विषय तो बड़ा ही विशद ये है। अर्थ हाँ, हाँ, बिल्कुल। बहुत हाँ, विषद विषय। तो ये बिल्कुल, दरअसल बिल्कुल। भाषाओं के साथ जनता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था का भी योगदान योगदान होता है। एक और खासकर हम 20वीं सदी में जिस समय हम एक ऑर्गेनाइज्ड नेशन स्टेट में रह रहे हैं, 20th सेंचुरी दरअसल अपने नेशन स्टेट्स के लिए भी जानी जाती है। इसके पहले की सेंचुरीज में इतने ज्यादा नेशन स्टेट्स नहीं थे। लेकिन ये हुँ, डेमोक्रेसी के कारण, कई बार टोटलिटेरियन के कारण भी एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट तो बना ही हुआ है। तो जब हुँ, तक वो स्टेट जो है, स्टेट उसकी इंटेंशन, उसका नीयत क्लियर नहीं होगा अपनी लैंग्वेजेस को लेकर के, हुँ, उसकी पॉलिसीज क्लियर नहीं होंगी अपनी लैंग्वेजेस को लेकर के, तब तक ये
भ्रम हमेशा बना हुआ रहेगा। भारत में तो ऐसा कोई क्लियर है नहीं, कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। भाषा भी दरअसल राजनीति का एक औजार है, लंबे समय से हम ये चीज देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ना मुझे याद आता है इजराइल की स्टेट पॉलिसी में लैंग्वेज बहुत क्लियर है। जब इजराइल 1948 1949 में लगभग फॉर्म हो गया और उसने क्लेम कर दिया कि हम एक नेशन है, हमें मान्यता दी जाए, तो इजराइल में तो बहुत सारे दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग आए थे। ज्यूज, सब यहूदी उठ के आए थे। यहूदी की भाषा क्या थी? जो रशिया से आया है यहूदी वो रशियन बोलता था। जो पोलैंड से यहूदी इजराइल में रहने आया वो पोलिश बोलता था। जो जर्मनी से भाग के आया वो जर्मन बोलता था। तो इस तरह से हर एक यहूदी की अलग अलग भाषा थी। इजराइल ने ये देखा कि अगर हमें इस पूरे देश को एक सूत्र में बांधना है तो हमें एक भाषा लगानी होगी। तो वो एक भाषा हिब्रू, हिब्रू जिस समय 1949 में हिब्रू बहुत कम चलती थी, बहुत कम परिवार थे जो हिब्रू बोलते थे। कद्दिश और यिद्दिश बोला करते थे उस जमाने में, जो पुराने यहूदी थे। उन्होंने हिब्रू को बाकायदा पोषण दिया। हिब्रू को स्कूलों में पढ़ाया गया, अच्छी तरह से पढ़ाया गया कि आप अपने घर में चाहे पोलिश बोलें, रशियन बोलें, जर्मन बोलें, लेकिन बाहर आए, बाहर पढ़ें तो हिब्रू में काम करें, हिब्रू में बात करें। सिर्फ 20 साल के भीतर एक नई जनरेशन ऐसी तैयार हो गई जो हिब्रू में काम कर रही थी। और आज देखिए, आज हिब्रू का साहित्य दुनिया के सबसे संपन्न बिल्कुल। साहित्य में से है। और अगर मैं तकनीकी गलत तौर नहीं, पर बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसराइल के पास आज शायद 11 या 12 नोबेल पुरस्कार हैं, जो दूसरे भले ही ही हैं। रसायन हाँ, में, हाँ भले भले बिल्कुल, साहित्य हाँ भले भले, साहित्य में ना हो, हाँ हाँ, लेकिन लेकिन वो दूसरी वो जगहों। उनकी अपनी उसी भाषा के कारण। भाषाई भाषाई बिल्कुल अस्मिता के कारण, बिल्कुल भाषाई पहचान को सुदृढ़ बनाए रखने के कारण। बिल्कुल। भारत में तो ये भारत में ये आसान नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि वो एक हिब्रू के ऊपर फोकस कर सकते हैं, हम एक के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत पुराने जमाने बिल्कुल से ही बहुभाषीय समाज और बहुभाषीय देश हैं। बिल्कुल लेकिन फिर भी बिल्कुल अपनी भाषाओं को लेकर के हमारी नीति बेहद स्पष्ट होनी चाहिए। और बिल्कुल। जब तक ये नहीं हो, तब तक संस्कृत को हाँ अगर एक संस्कृत को अगर एक उत्थान की आवश्यकता है सरकारी सहयोग से, तो जरूर दिया जाना चाहिए। उसे प्रसारित करने में हमें अपना योगदान जरूर निभाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, हम्म, जैसा कि आपने भी कहा कि ये बड़ा विस्तृत और विशद विषय है, इस पर हम हम्म, फिर कभी ज़रूर चर्चा करेंगे। और अभी जो बिल्कुल। हम मैंने पहले ही कहा था कि शायद ये थोड़ा-सा इस चीज़ से हटकर हो, तो मैं वापस हम्म, लौटता हूँ अधूरी चीज़ों का देवता पर ही। और हाँ, उसी से एक बात मुझे कौंधती है कि आपने जो पहला ही निबंध है, उसमें आपने लिखा है कि आनंद भाषा की पकड़ से बाहर है। लेकिन जब आप आखिरी तक पहुँचते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो आखिरी में आप कहते हैं कि दुनिया के सारे जवाब भाषा के भीतर ही छिपे हैं। तो ये जो विरोधाभास है कि आनंद भाषा की पकड़ से बाहर है और दुनिया के सारे जवाब भाषा के भीतर छुपे हैं, तो आनंद भी तो एक जवाब ही है, सारी दुनिया जिसकी खोज में है, और उसे आप भाषा के भीतर बताते हैं। और एक तरफ भाषा में कोई ये इस चीज़ को मैं नहीं समझ पाया हूँ। हो सकता है और साथी लोग भी समझ गए हों या ना समझे हों, पर आपसे थोड़ा इस पर चर्चा चाहेंगे। आनंद अगर एक जवाब है तो उसका सवाल क्या है? यदि आनंद एक उत्तर है तो उसका प्रश्न कहाँ है? क्योंकि अगर हम आनंद को जवाब की तरह, उत्तर की तरह देखेंगे तो फिर पता करेंगे कि प्रश्न कहाँ है, उसका प्रश्न ढूंढ के लाया जाए। आप कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम लोग आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे तो कोई नहीं दिखता दुनिया में आनंद के पीछे दौड़ता हुआ। जिसको देखो वो खुशी के पीछे दौड़ रहा है, जिसको देखो वो प्रसन्नता के पीछे दौड़ रहा है। आनंद को जी, कई बार हम खुशी खुशी और प्रसन्नता का पर्यायवाची समझ लेते हैं। आनंद बहुत अलग चीज है। साहित्य का आनंद, कलाओं का आनंद, ज्ञान का आनंद। आनंद दरअसल एक समभाव है। समभाव कि आप खुशी में भी वैसा ही महसूस करेंगे और दुख में भी वैसा ही महसूस करेंगे। वो जो स्थिति प्रज्ञता है उसका नाम आनंद है।
कि आपके ऊपर न तो दुख का कोई प्रभाव पड़ेगा, न सुख का कोई प्रभाव पड़ेगा, न बारिश का कोई प्रभाव पड़ेगा, न गर्मी का कोई प्रभाव पड़ेगा। आनंद देखिए, एक वेदांत में शब्द है सत चित आनंद। सच्चित। वेदांत वेदांत की पूरी फिलॉसफी में जो पर ब्रह्म है उसका नाम है सच्चिदानंद, जो कि बनता है सत चित आनंद से। अब ये जो आनंद है ये क्या है? वो ऑलवेज लाफिंग, हंसता हुआ आनंदित बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, वैसा तो नहीं है वो। ऑलवेज लाफिंग, खुश, प्रसन्न, ऐसा तो नहीं है ना। वो जो आनंद है वो दरअसल एक स्टेबल सिचुएशन, एक स्थिति प्रज्ञता कि ये भी हो तो भी मैं ऐसा हूं, वो भी हो तब भी मैं ऐसा हूं। ये है आनंद, और इसके पीछे कोई नहीं दौड़ता, और इसके पीछे दौड़ने वाले लोग बहुत अलग हो जाते हैं। बुद्ध बुद्ध को याद किया जाए, बुद्ध आनंद की बात करते थे। उस जब आप बातें कर रहे थे उस समय यही एकदम आ रहा था कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि फिर तो जो है ये बुद्ध हो जाना है। बिल्कुल, अगर आनंद के पीछे कोई दौड़ेगा तो वो बुद्धत्व की दिशा में जाएगा। एक कोई संयोग नहीं है, पुराने जमाने की बातों में, पुराने इतिहास में इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो कोई संयोग नहीं होता ये कि बुद्ध का जो सबसे करीबी व्यक्ति है उसका नाम आनंद है। उपस्थाक थे आनंद बुद्ध के। उपस्थाक कौन होता है? संस्कृत और पाली में उपस्थाक का मतलब होता है सेक्रेटरी, सचिव। पाली में सचिव को उपस्थाक कहते थे। तो बुद्ध का सेक्रेटरी कौन है? आनंद। यानी बुद्ध जहां रहेंगे, ज्ञान जहां रहेगा, उसका अधीनस्थ आनंद रहेगा। बोध के पास आनंद रहेगा। आनंद के लिए बोध की आवश्यकता है। बोध के पीछे कोई नहीं दौड़ता। सब लोग जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, इनके पीछे दौड़ते हैं। तो ये है ऐसा। तो जो भाषा का, कला का जो आनंद है, सत्य का जो आनंद है, वो हम भाषा में नहीं पकड़ सकते। भाषा में पकड़ना उसको मुश्किल है, वो भाषातीत है। इसलिए भाषा कई बार उसको छोड़ देती है। बुद्ध जी एक बार सामने खड़े थे, एकदम इनिशियल ईयर्स में, बिल्कुल शुरुआती वर्षों में, जब बुद्ध जो है लोगों को ज्ञान दे रहे थे, तो कई लोग आके क्लेम करते थे भिक्खु। कई लोग भिक्खु आके क्लेम करते थे कि भंते मैंने तो संबुद्धि प्राप्त कर लिया, मैं अब बुद्ध हो गया हूं, मुझे अब आप नाम दीजिए, अरहत कहिए अब आप मुझे। तो किसी ने बोध प्राप्त कर लिया है, कोई संबुद्ध बन गया है, इसका क्या सबूत है? भाषा। तब उसके पास एक ऐसी भाषा होगी, तब उसके शब्दों का प्रयोग ऐसा होगा। तो दो नौजवान भिक्षु बुद्ध बुद्ध के सामने आके खड़े हुए, बोले हमने तो संपत्ति पा ली। बुद्ध ने पूछा, एक से पूछा, अच्छा तुमने पा लिया है, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो भिक्षु ने कहा, मुझे नहीं पता। बुद्ध ने दूसरे से पूछा, अच्छा तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं। बुद्ध ने उसे उत्तीर्ण कर दिया, पास कर दिया, क्योंकि ज्ञान उसके पास था। भाषा ने इशारा दे दिया कि उसके पास ज्ञान, उसके पास ज्ञान है कि मेरा कोई नाम नहीं। वो इस लेवल पे पहुंच गया कि मैं अब अनाम हो चुका हूं। मैं एक, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, यानी है ही नहीं। ये एक नॉलेज है। तुमने नॉलेज अटेन कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और जो व्यक्ति ये कह रहा है मेरा मेरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, इसका मतलब वो अज्ञान ही है। यानी उसके पास एक नाम है, उसको नहीं पता है ये बात। तो दोनों जवाब भाषा के भीतर है। संसार के सारे जवाब भाषा के भीतर आ सकते हैं, क्योंकि आप भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे इस पर निर्भर करता है कि आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति कैसी होगी। देखिए, कवियों और सियासतदान, कवि और राजनीति, भाषा के साथ खेलने का काम तीन लोगों ने इस पूरे इतिहास में किया है। कवियों ने
जिन्होंने भाषा के साथ खेल खेल करके अभिव्यक्ति को एक नया आयाम दिया, फिलोसोफर्स ने जिन्होंने भाषा के साथ खेल खेल करके अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये भाषा के भीतर कही गई एक बहुत बड़ी पंक्ति है कि मैं बिल्कुल। भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म से अलग नहीं हो, तुम भी वही हो जो कि मैं हूं। ये भी भाषा के भीतर कही गई एक सबसे बड़ी पंक्ति है। तो कवियों, फिलोसोफर्स और राजनीतिज्ञों, इन तीनों ने भाषा का सबसे ज्यादा दोहन किया है, भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, और इन्हीं लोगों ने अपने समय को बदला है। बिल्कुल। जिन्होंने अपने समय को बदला, उन सब ने भाषा का प्रयोग किया। सवाल अगर आएगा, जवाब भाषा के भीतर से ही मिलेगा, किसी न किसी तरह मिलेगा। हो सकता है कि वो एक अपूर्ण उत्तर हो सकता है कि वो एक आधा उत्तर हो, लेकिन जरूर मिलेगा इस भाषा के इस जरिए। आ की महिमा जो अपूर्ण है, पूर्ण से पहले हाँ। आ, जो अनाम है, इस आ की महिमा मैं ये बताऊंगा नहीं कि इन्हीं पन्नों के भीतर छिपी है। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार इस आ की महिमा को जरा देखें। और अधूरेपन का है। बिल्कुल उसकी वही शुरुआत ही शीर्षक में ही वो है। तो आपने शुरू में जब हम बात कर रहे थे तो उस समय एक बात आई थी यूरोपीय लेखकों की और इधर संस्कृत साहित्य की, आपके विशद अध्ययन की। आपने भी बताया कि आप किन लेखकों को पढ़ते हैं। तो ये जो मेल है, ये बड़ा अद्भुत किस्म का मेल है, कि संस्कृत और यूरोपीय साहित्य और इस सब को। लेकिन इसी मेल को लेकर के एक एक कहीं एक निगेटिव एनर्जी भी निकलती रहती है। लोग अक्सर ऐसे बोल देते हैं कि अरे गीत विदेशी लेखकों और विश्व सिनेमा की बातें करते हैं, और इन्हीं के सहारे हिंदी साहित्य में एक अलग अपनी एक अलग लीग में खड़े हुए दिखना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि इस निगेटिव एनर्जी से खुद को बचाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये कैसे करते आनंद में रहता हूँ। हैं? मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। तो मुझे न तो सकारात्मकताओं का बहुत अंतर पड़ता है, न कि नकारात्मकताओं का। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही भरत मुनि ने शिव के मुंह से एक श्लोक कहलवाया है, जिसमें यह है कि जिस दिन तुम सम्मान की चिंता करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हें अपमान से कोई क्षति भी नहीं पहुंचेगी, तुम अपमान से आहत होना भी बंद कर दोगे। तो दरअसल ये भी एक सूत्र वाक्य की तरह मेरे साथ साथ चलता रहता है कि जब आप प्रशंसाओं से विचलित नहीं होते हैं, प्रशंसाओं के जवाब में भी मुस्कुरा देते हैं, तो आप आलोचनाओं के जवाब में भी मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि यदि आप काम कर रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, कुछ आपको सम्मानित करेंगे, कुछ आपको अपमानित करेंगे। आज एक लेखक के तौर पे आपको इन सारी चीजों से सरवाइव करना होता है, इन सारी चीजों के पार करना होता है, क्योंकि प्रशंसा क्षणिक है, आलोचना क्षणिक है। आप रुकेंगे कहाँ पर, किस चीज को पकड़ के रुकेंगे? आप अपने काम को लेकर के रुकेंगे। बहुत सारे पुराने जमाने में तो पुरानी किताबें जब पढ़ता हूँ, देखता हूँ, नई कहानी आंदोलन के समय कौन सी पत्रिकाएं थी जहां पे समीक्षाएं और आलोचनात्मक निबंध छपते थे। किसी को दिलचस्पी हो न तो जाके पुरानी लाइब्रेरीज में वो पत्रिकाएं पढ़े और देखे कि उस जमाने में जिन लेखकों की सबसे ज्यादा प्रशंसाएं उस जमाने की पत्रिकाओं में छपती थी, आज हम उन लेखकों का कहीं नाम भी नहीं जानते। और जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले योजनाबद्ध तरीके से किए जाते थे, आज हम लोग उन लेखकों को मास्टर्स की तरह पकड़ के मास्टर्स की तरह रख पढ़ते हैं। तो निर्भर इस बात पे करता है कि अपने समय के साथ आप किस तरह से निस्संग हैं, समय को लेकर के कितना आप निर्वैयक्तिक हैं। मत जुड़े, न जुड़े। मुक्तिबोध कहते थे साहित्य में बने रहना है तो साहित्य से संन्यास ले लो।
तो मैं लगभग यही चीज फॉलो करता हूँ। मुझे साहित्य में बने रहना है तो साहित्यिक दुनिया से संन्यस्त रहना है, मुझे इतना विन्यस्त नहीं होना है उसमें। तो मुझ पर कई बार, और मैं एक और भी एक चीज कहूँ कि मैं मित्रों की एक ऐसी अ, मित्रों की एक ऐसे सुरक्षा कवच से भी घिरा हुआ हूँ। मेरे मित्र इतने संवेदनशील और इतने समझदार हैं, और मेरे चारों तरफ ऐसा सब सुरक्षा कवच वो बना के रखते हैं कि कई बार दूसरों की नकारात्मकताओं को मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, अपने स्तर पे जज्ब करके रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इन मित्रों बड़ी को भी मैं अपने, हाँ, क्योंकि वो मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते। बहुत सारी चीजें हैं, अनुराग बत्स हमारे मित्र हैं, बहुत सारी चीजें वो अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हट जाती हैं चीजें, मुझ तक पहुंचती नहीं है। मेरे घर में है, मेरी संगिन है, बंगलोर में रहती अनीता गोपालन मेरी मित्र है। ये सब इस तरह के लोग हैं जो बहुत सारी चीजों को मुझ तक पहुंचने, और अगर पहुंच भी गई हैं तो विद इन मोमेंट जो है मुझे वो काउंसल भी कर लेते हैं। कई बार तो मुझे खुद को जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी ऐसा पड़ा तो वो हो जाता है। इसमें ये श्रेय इन लोगों को जरूर जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा ये मानना है कि मैं बहुत सारी चीजों पे, मैं अ, सफलताओं पर बहुत उत्साहित और बहुत प्रसन्न नहीं होता हूँ, और असफलताएं मेरी तो लोग जानते नहीं है, वो तो छिपी हुई, वो तो मेरी निजी निजी चीज है। तो असफलताओं से मैं बहुत नहीं, विचलित बिल्कुल। नहीं होता हूँ। प्रशंसा मुझे, किसी को भी प्रशंसा मुस्कान लाने के लिए पर्याप्त है। मुझे पास भी प्रशंसा से मुस्कान आती है, लेकिन निंदाओं से, निगेटिविटी से मुझे दरअसल कई वह, क्योंकि वो उनका अधिकार है। वो एंटाइटल्ड है ये सब कहने के लिए, तो उनके एंटाइटलमेंट की रक्षा करनी चाहिए हमें अपनी तरफ से प्रतिक्रियाहीन बन करके। शायद इससे क्या अच्छा क्या तरीका होगा। नहीं, बाकी ये बिल्कुल। तो और हमारे पूरी, हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, प्लीज। आप, हाँ, नहीं, बिल्कुल। आप जो शुरुआत में ही आपने कहा था कि नहीं, मैं आनंद में रहता हूँ, और ये केवल साहित्य की ही बात नहीं है, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपने नकारात्मकता और सकारात्मकता की बात कही, और अप्रभावित रहने की जो बात कही, और काम की जो बात कही कि आखिर में आपका काम ही काम आता है, तो बिल्कुल। अगर दुनिया दुनिया की दूसरी भाषाओं में मेरी चीजें पहुंच रही हैं, जो कि पिछले बिल्कुल। 5 वर्षों में पहुंची हैं, अमेरिका से लेकर जापान तक और बर्मा तक, तो मेरी रचनात्मकता पहुंची है, मेरी कविताएं पहुंची हैं। कविताओं के आसपास मैं जो बातें कहता हूँ, विश्व सिनेमा को कोट करता हूँ, दुनिया के बड़े राइटर्स को कोट करता हूँ, वो कोटेशंस थोड़ी पहुंचे। बिल्कुल अगर सही मेरी बात। कविताओं में, अगर मेरी कहानियों में दम होगा तो मैं उतनी दूर तक पहुंचूंगा, अगर नहीं होगा दम तो नहीं पहुंचूंगा। बहुत सिंपल सी चीज है ये। मैं, अगर मेरी कविताओं में दम नहीं है, लेकिन मैं बड़े बड़े लेखकों का नाम ले रहा हूँ, तो मेरी कविताओं को कोई समर्थन उससे मिलने वाला नहीं है। ये चीज, सब चीजें बहुत शुरुआत में ही मेरे दिमाग में ये सब चीजें क्लियर थी। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इन सब चीजों को समझना, कि अंततः आपके साथ वही चीज टिकेगी जो आपने कागज पे लिखी है, या आपकी बोली हुई बातें भी सब उड़ जाएंगी, मान्यता उसी को मिलेगी। आप लेखक हो तो मान्यता उन्हीं चीजों को मिलेगी जो आपने लिख करके प्रस्तुत की है। अदरवाइज बाकी सब चीजों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। उनपे खुशी हो, उनपे निंदा हो, सम्मान करते हुए, हर चीज का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा बस। ये बात यहाँ लाने का एक मकसद ये भी था कि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चला जाए। तो मैं फिर से लौटूंगा अधूरी चीजों का देवता पर ही। मेरी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द है। और तो ये मुझे, मतलब जब मैंने इसका टाइटल देखा पहली बार, इसका कवर हाँ, तो हाँ, बेशक बड़ा सुंदर है, और उस रचनात्मकता को भी बताता है हाँ, इसका। हाँ, हाँ, लेकिन जो टाइटल है, इस टाइटल में मुझे एक किस्म का जोखिम भी दिखाई देता है कि अरुंधति के उपन्यास का अनुवाद ठीक इसी टाइटल से है।
तो आपने उसके बावजूद अधूरी चीजों का देवता टाइटल लाने के पीछे आपका क्या विचार था? ऐसी क्या क्या ख्याल था जो हालांकि इस बारे में आपने इस किताब के अंदर भी लिखा है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा फैसला होता है जब उसी नाम से एक और किताब बाजार में है। नहीं, उस नाम से कहाँ है। उसका दोनों किताबों अनुवाद, का नाम ना, उसका उस किताब के हिंदी अनुवाद का नाम है मामूली चीजों का देवता। मामूली और चीजों मेरी का देवता, और मेरी किताब का नाम है अधूरी अधूरी चीजों चीजों का का देवता। देवता। और और उस निबंध आज ही सवेरे मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि गुनाहों का देवता। तो ये एक जो चलो है, गुनाहों का देवता से भी याद आता है। तो दरअसल कई बार हम ऐसा मान लेते हैं, तीनों किताबों का नाम अलग अलग है। अब एक बात बताइए, अगर सचिन तेंदुलकर बहुत फेमस हो गया है, तो क्या मिश्रा जी कोई अधिकार नहीं है कि अपने बेटे का नाम सचिन मिश्रा रख लें? या ये इस तरह का एक बहुत छोटा सा ख्याल जो होता है मन में आता है। दरअसल जोखिम कोई नहीं है, ये सब चीजें बहुत सोच करके, बहुत समझ करके की हैं। जोखिम तो तब होता है जब आप अनजाने ही ऐसे ही करके आप रख दें। जब 2 साल पहले ये एक निबंध जब प्रकाशित हुआ था, तब भी इसी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, अधूरी चीजों बिल्कुल का देवता। और जब मैंने इसे किताब में शामिल किया और इसे किताब के रूप में परिणत किया, तब भी इसी शीर्षक से लिया, क्योंकि दोनों ही जगहों पर वो, ये तो बात सही है कि ये पदबंध अरुंधति की उस किताब से प्रेरित होता है, उस किताब से कनेक्ट होता है। इसका जिक्र मैंने इस किताब में भी उस किताब में निबंध है। के अंत में किया भी है कि कैसे कनेक्ट होता है। लेकिन उसी के साथ हम अपनी एक नई चीज बना सकते हैं। और जिस तरह की फिलॉसफी, जिस तरह की जो एक इनर फिलॉसफी हर रचना की अलग होती है, इस किताब की जो एक इनर फिलॉसफी है, उसमें जिस अधूरेपन की प्रस्तावना मैं करना चाहता हूं, वो अधूरेपन को बेहतर तरीके से यही शब्द बताता है। यही शब्द, पदबंध, अधूरी चीजों का देवता। क्या है हम आप? जब फयाज कहते हैं कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, फैज बताते हैं कि वो भी अधूरी चीजों का देवता है। जब साहिर बिल्कुल कहते हैं कि वो क्या है वो शेर कि अरे उसे खूबसूरत मोड़ पर छोड़ना अच्छा है ना, जिस जिसे अफसाने को जिस अंजाम तक अफसाने को लाना। अंजाम देना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वो, हाँ तो उसे खूबसूरत मोड़ पे छोड़ना अच्छा। तो साहिर भी बता रहे हैं कि वो भी अधूरी चीज होते हैं। दरअसल संसार की सारी रचनात्मकता अधूरेपन से संचालित होती है, अधूरेपन से बिल्कुल प्रेरित होती है। उस चीज को पकड़ने के लिए मुझे यही पदबंध दिखाई दिया। मुझे इसमें कभी कोई जोखिम नहीं दिखाई दिया, और मुझे तो इसलिए भी जोखिम नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि नाम क्या होता है। अधूरे चीजों का, इस किताब का नाम समझिए, अधूरी चीजों का देवता ना हो करके मैं कालिदास का मेघ हूं, तब भी उसे वही लोग पढ़ते जो अब पढ़ रहे हैं। किसी को इस बात से क्या फर्क पड़ना कि इस किताब का नाम क्या है। मैंने इतने बरसों की एक, ये कहता हूं मैं, और इसे कई बार कहना भी जरूरी होता है कि इतने बरसों के अध्यवसाय से, इतने बरसों की मेहनत से, इतने बरसों के समर्पण से कम एक इतना ट्रस्ट तो मैंने कमाया है अपने पाठकों के बीच कि अगर किताब के ऊपर मेरा नाम लिखा होगा, तो वो बिना शीर्षक की तरफ ध्यान दिए वो इस किताब को उठा लेगा। ये ट्रस्ट कमाने में मुझे बहुत लंबा समय लगा है, बहुत अरसा लगा है। तो मैं उस ट्रस्ट में विश्वास करता हूँ। और हम उसी ट्रस्ट, जब भी हम किसी लेखक के साथ जुड़ते हैं, तो उसी ट्रस्ट के कारण उसके साथ कनेक्ट होते हैं। किताब के ऊपर लिखा रहे होर्हे लुइस बोरहेस की, चतुर्वेदी उसको तुरंत उठाएगा, भले उस किताब का नाम प्रोफेसर इंग्लिश हो या एट द एज ऑफ 80 हो, कुछ भी हो। अगर किताब पे लिखा है बोरहेस, मैं उठाऊंगा। किताब पे लिखा है जेम्स जॉयस, मैं उठाऊंगा उस किताब को, क्योंकि ये जो ट्रस्ट का रिश्ता है, ये बनता है अपने राइटर के साथ में। ये राइटर मेरा है, ये हमारे भीतर फीलिंग आती है। मैं बहुत सारे लोगों का राइटर, जिन लोगों के भीतर ये फीलिंग आती है कि गीत चतुर्वेदी मेरा है, गीत चतुर्वेदी की किताब मेरी है, मैं उन सब लोगों का लेखक हूं।
तो इस किताब का नाम तब कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। परछाइयां नाम से साहिर लुधियानवी का एक संग्रह है, परछाइयां। परछाइयां शीर्षक से हिंदी और उर्दू में 10,000 किताबें हैं। तब आप जब मार्केट में घुसते हैं, बाजार में घुसते हैं, तो परछाइयां शीर्षक से बहुत सारी किताबें होती हैं, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे होते हैं? साहिर वाली परछाई। क्योंकि साहिर ने वो ट्रस्ट, वो बॉन्ड, वो रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता बनाया है हम सबके साथ में। बिल्कुल। वो रिश्ता एक लेखक का अभीष्ट होता है। मेरा धन- अपने पाठकों के साथ यही वाला रिश्ता है, इसलिए कोई बातचीत फर्क, कोई जोखिम नहीं। बड़ी अच्छी बात है। और बातचीत होते होते 1 घंटा निकल गया और समय का पता नहीं चला। और अभी साहिर की बात की और खूबसूरत मोड़ की बात की। हम बड़े खूबसूरत मोड़ पर हैं और मुझे अभी अ, अ, ख्याल आया कि इसी अधूरी चीजों के देवता से ही कि आपने इसमें एक जगह कहा है कि जीवन को गणित की तरह बताया है कि मान लिया। मान लेने से बहुत कुछ हो जाता है। तो जीवन वाकई मतलब मुझे ये पंक्तियां अगर आप मुझसे पूछें कि तुमको सबसे सुंदर पंक्तियां इस किताब में कौन सी लगी, तो वाकई ये मान लेने में जो सुख है और मान लेने का जो आपको पूर्णता की ओर ले जाता है, भले ही तो वही मैं उसी चीज पर लौट रहा हूँ कि अच्छा गणित तो गणित हालांकि मेरा विषय के तौर पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन गणित में मुझे वृत्त की आकृति जो है वो बड़ी पसंद है। सबसे पसंदीदा आकृतियों में है वृत्त। उसकी एक वजह है, उसका एक केंद्र होता है और वृत्त जिस बिंदु से हम चलते हैं उसी बिंदु की ओर जाकर के लौट आते हैं। वहीं से शुरुआत होती है और वहीं जाकर के वो पूरा होता है वृत्त। तो हमने इस बातचीत की शुरुआत की थी आपकी पंक्तियों से। हाँ 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 हाँ। हालांकि हालांकि हमारे पास एक और मौका है कि हम आप ही से अ, कुछ पंक्तियां इसकी और सुन लें, लेकिन मैं इसका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। तो आपसे मैं इजाजत चाहूंगा कि आपकी कुछ एक पंक्तियां मैं यहाँ उद्धृत करूं। जरूर जरूर, बिल्कुल, आई विल बी ऑनर्ड। मैं तो खुश रहूंगा, बहुत खुश होऊंगा ये सुनकर। शुक्रिया जी। तो आपने कुछ फुटकर नोट्स इसमें लिखे हैं, तो जी। उन्हीं फुटकर नोट्स से कुछ पंक्तियां लेकर आ रहा हूँ कि जिसकी अनुपस्थिति में भी तुम जिससे मानसिक संवाद करते हो उसके साथ तुम्हारा प्रेम होना तय है। आगे कहा है, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य क्यों बने रहते हैं? इसलिए कि उन्हें ऐसा कोई सुपात्र नहीं मिल पाता जिसके सामने वे अपना रहस्यत्व उतार फेंके। दुनिया के सारे रहस्य भी दरअसल एक प्रतीक्षा है। जाने देना भी प्रेम है, लौटे हुए को शामिल करना भी प्रेम है। जो गीत सिर्फ तुम्हारे लिए गाया गया उसे सुर, राग, ताल की कसौटी पर मत कसना। प्रेम उसी गीत में कहीं होगा। बाकी तो कला है जो कि दुनिया में बहुत है। और आखिरी पंक्तियां पढ़ूंगा कि कितनी ही बार प्रेम अजनबियों की तरह हमारे बहुत पास से गुजरता है। कुछ एक बार कंधे पर हल्का धक्का भी लगता है, लेकिन कितनी ही बार हम माफ कीजिएगा कहकर या बिना कहे आगे बढ़ जाते हैं। हम प्रेम को खोजते अधिक, पहचानते कम है। तो ये पंक्तियां जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं कविता दिखाई दे रही थी। तो मैं पूछना ये चाहता था कि जब कभी आपसे बात होगी तो कि आपने गद्य के बीच में इतनी सुंदर पंक्तियां जो अभी किसी ने कहा भी कि मेरी पसंदीदा पंक्तियां दिल की बात। तो अ, इन पंक्तियों को आपने ऐसे गद्य के बीच में कहीं ले आए। हालांकि संस्कृत की एक उक्ति भी याद आती है कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। गद्यम कविनाम निकषम वदंती। हम लोगों के लिए तो प्रेरक पंक्ति है ये। लेकिन
आपका सवाल या आपकी बात जो है ना उसको मैं इस तरह से कहूँ, आपने कहा हाँ। गद्य के बीच कविता, तो खुशबू तो फूल के भीतर होती है और शीतलता भी पानी के अंदर होती है, तो कविता कहाँ होगी? कविता भी भाषा के भीतर होगी। मैंने बिल्कुल शुरुआत में, आपने भी वृत्त की बात की, मैं भी वृत्त की बात करता हूँ। बिल्कुल शुरुआत में जिस पंक्ति को मैंने उद्धृत किया था, भरत मुनि की वो पंक्ति, उसे फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ और उससे अपनी बात कहता हूँ कि छंदोहीनो न शब्दोस्ति न छंदः शब्द वर्जितम, कि ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें छंद ना हो, ऐसा कोई छंद नहीं है जिसमें शब्द ना हो। यानी कुछ भी मुक्त छंद नहीं है, भाषा का हर शब्द छंदबद्ध है। छंद को कई बार कविता की तरह देखा जाता है, कई बार छंद यानी कविता। तो ऐसी कोई भी पंक्ति, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसमें कविता ना हो। बोरेस कहता था कि हर शब्द दरअसल एक कवि द्वारा की गई रचनात्मक कृति है, कि हमारे सबसे पुराने पूर्वजों ने, जिन्होंने भाषा का आविष्कार किया होगा, भाषा की उत्पत्ति जिनके कारण हुई होगी, वे सब दरअसल कवि थे, अपनी अपनी तरह के कवि, जिनका नाम इतिहास में हम तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन उनकी कलात्मक कृति, उनकी रचनात्मक कृति यानी भाषा हम तक पहुंच गई। कवि का नाम नहीं पहुंचा, भाषा किसी न किसी कवि ने उसका उसकी गणना की होगी, भाषा हम तक पहुंच गई। तो कहने का अर्थ यह है कि कविता हमेशा भाषा के भीतर ही होगी, भाषा के भीतर, भाषा उसका वाहन। तो गद्य दरअसल भाषा है, जहां पर भी भाषा होगी वहां पर कविता का होना जरूरी है। कविता केवल कविता संग्रह में नहीं होती, कविता केवल कविता की किताबों में नहीं होती, कविता दरअसल हर उस जगह हो सकती है जहां पर हम भाषा और अभाषा दोनों का प्रयोग करते हैं। जहां हम भाषा में रहते हैं, भाषाहीन होते हैं, इन दोनों जगहों पर कविता रह सकती है। हम बातचीत करते हैं, हमारे बोले में कविता। गांधी लिखते कहाँ थे? बहुत कम लिखते थे, हरिजन में और यहाँ वहां आर्टिकल्स लिखते थे। वो ज्यादा वो बोलते थे। प्रार्थना प्रवचन के सारे खंड उठा करके पढ़ लिए जाएं, गांधी क्या बोल रहे हैं? कविता बोल रहे हैं। गांधी के बोले के बीच में कविता है, गांधी अलग से कविता नहीं बोल रहे हैं, उनके बोले के बीच में कविता है। तो जैसे शीतलता पानी के बीच में होती है, उसके भीतर होती है, शीतलता अलग से ढूंढ के नहीं लाई जाती। जैसे खुशबू फूल के भीतर होती है, उसके बीच में होती है, उसके आसपास होती है, अलग से ढूंढ के नहीं लाई जाती। ठीक उसी तरह कविता भी अलग से ढूंढ के नहीं लाई जाती, वो भाषा के भीतर होती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर तुमने कोई बात तुकों में, एक खास किस्म के लय विधान में, छंद की योजना में कही है, तभी वो कविता है। तो भैया वो तो छंद है, वो तो तुक है, वो तो लय है, कविता कहाँ है? बहुत सारी चीजें आप छंदों में कह सकते हैं, लेकिन वो कविता में कन्वर्ट नहीं हो पाती। बहुत सारी तुकबंदियां आप कर सकते हैं, लेकिन वो कविता में कन्वर्ट नहीं हो पाती। लेकिन बिना तुकबंदियों के भाषा के भीतर एक गद्यात्मक धरातल पे चलते हुए क्या आप कविता को ढूंढ सकते हैं? हाँ, कविता एक अंतरधारा की तरह रहती है, जैसे हमारे शरीर में आत्मा रहती है। उसी तरह भाषा के भीतर, गद्य के भीतर, पंक्तियों के भीतर कविता अंतरधारा की तरह, आत्मा की तरह रहती है। कुछ भी लिखें, कुछ भी गद्य लिखें, कथेतर गद्य लिखें, मंच पर खड़े होकर के अपनी बातें बोलें, कविता उसमें होनी चाहिए, कविता वहां बहती रहनी चाहिए। ये मुझे हमेशा महसूस होता है। तो दरअसल कविता के लिए मुझे कोई अलग से देखने की या वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसे लिखता हूँ, कौन सी चीज उसमें कविता बन गई है ये खुद को महसूस हो जाता है। रखा मैंने उसे अपनी गद्य की किताब के भीतर है, लेकिन सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि कविता सिर्फ कविता संग्रह में नहीं होती, वो गद्य की किताब के भीतर भी होती है। मैं तो वर्षों से कहता रहा हूँ कि 20वीं सदी के सबसे बड़े कवियों में अगर नाम लेना हो तो काफका का नाम लेना चाहिए। 20वीं सदी के सबसे बड़े कवियों में से एक है। मेरे एक मित्र ने पूछा, कभी कविता लिखी नहीं उसने? बिल्कुल शुरुआती दौर में लिखी थी, कहानियां लिखता रहा, उपन्यास लिखता रहा। मैंने कहा उसी के भीतर तो कविता है। सारी कविताएं 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों की सबसे सुंदर कविताएं काफका के गद्य के भीतर हैं। हेराल्ड ब्लूम कहता था
दुनिया की 20वीं सदी की सबसे अच्छी कविता गद्य में लिखी जाती है। क्यों कहा उसने ये? एराडूम में इसीलिए कहा क्योंकि वो समझ रहा था कि कविता भाषा के भीतर चल रही है। काफका, फॉकनर, मार्केस, बोरहेस, अगे तो खुद कवि भी थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्मल वर्मा, कृष्णनाथ, कृष्ण बलदेव वैद, और आजकल के जमाने में उदयन वाजपेयी, जिनको जिनको ये किताब एक तरह से समर्पित है। बिल्कुल। एक तरह से उन्हीं को ये किताब समर्पित हाँ, उन्हीं को है। समर्पित। हाँ, उन लोगों का गद्य पढ़िए, कविता विन्यस्त है, अंतरधारा की तरफ बहती रहती है। क्योंकि इनमें से किसी को भी कविता को खोजने के लिए किसी अलग दिशा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उसी परिवार से, उसी वैश्विक परिवार से, उसी परंपरा से आया हुआ हूँ जो कविता को ऐसे ढूंढ करके, कविता को पहचान करके बस प्रस्तुत करना चाहता है। जैसे मिकलांजेलो था ना, देखिए बातें ना एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जुड़ती चली जाएंगी। जैसे मिकलांजेलो कहता था ना कि, और सभी को ये बहुत फेमस कोट है कि मैं थोड़ी मूर्ति बनाता हूँ, मैं तो बस खाली पत्थर में से उसके अनावश्यक हिस्सों को छाट के निकाल देता हूँ, छाट देता हूँ। जो बचता है वो एक सुंदर मूर्ति बन जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम दरअसल भाषा और अनुभूतियों के भीतर से अनावश्यक हिस्सों को छांट करके निकाल देते हैं। जो बचता है वो एक सुंदर काव्यात्मक उद्बोध होता है, सुंदर काव्यात्मक उद्बोधन होता है। ये मुझे हमेशा से महसूस होता है। ये कविता दिल में रहती है, दिल से निकलती है, वो दिल से ही वो उद्बोधन आता है। दिल से उद्बोधन आता है, सच बात है। हृदय पूरा देखिए ना, अब संस्कृत में इसीलिए कहते थे सहृदय। सहृदय का कॉन्सेप्ट तो आजकल चलता ही नहीं है, लोगों को समझ में ही नहीं आता है। लेकिन संस्कृत पोएट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि कवि को और रसिक को दोनों का सहृदय होना जरूरी है। यानी दिल से कही हुई बात दिल तक पहुंचनी चाहिए, दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए, बस ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो रस के बारे में मैं मेरे दिमाग से उतर रही है, रस के बारे में एक उक्ति भी है ना, कि रस किसे कहा गया है, तो वहाँ पर वो सहृदय की बात आती है। हम्म। हाँ, रस रस तो ही देव है, ऐसा तो बार बार कहा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आखिरी एक बात कर लेते हैं, सवा घंटा जी हो हाँ, जी गया हाँ। है। कविता अरे कविता से थोड़ी इतर बात है। अभी लंबे समय से लोगों को और मुझे भी रानीखेत एक्सप्रेस का बड़ा इंतज़ार है। तो उसके बारे में आप कुछ बताएँगे तो थोड़ी वो उत्सुकता शांत होगी। रानीखेत एक्सप्रेस पे काम अभी चल रहा है। देखिए बात फिर वहीं जाके जुड़ गई, जो मैंने कहा आनंद में रहता हूँ, समभाव में रहता हूँ। रानीखेत एक्सप्रेस मेरी सबसे प्रसिद्ध किताब है, आई नहीं है आज तक। आज तक छपी ही नहीं है। मेरे मित्र, कुछ मित्र ने मजाक में कहते हैं, यू आर नोन फॉर द बुक दैट यू हैवंट येट फिनिश्ड, दैट यू हैवंट येट रिटन। तुम उस किताब के लिए प्रसिद्ध हो जो किताब तुमने आज तक लिखी ही नहीं, जो किताब तुमने आज तक छपवाई ही नहीं। बिल्कुल, रानीखेत एक्सप्रेस बहुत जगहों पे बहुत दूर दूर तक उसकी प्रतीक्षा की जा रही है, बहुत तारीफ, उसके जितने अंश छपे हैं उन अंशों की बहुत प्रशंसा की जाती है। हर जगह से चिट्ठियां आती हैं, किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो वहां लोग मिलते हैं, उसी किताब के बारे में पूछते हैं। मेरे मित्रों ने मुझसे कहा है, इतनी प्रशंसा हो रही तो तुम छाप क्यों नहीं देते, उसको निकाल क्यों नहीं देते। मैंने हमेशा कहा कि क्योंकि मैं प्रसन्न नहीं हूं उससे, मैं उस आनंद को अनुभूत नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे अपनी कलाकृति से, अपनी रचना से चाहिए होता है। वह आनंद अभी कहीं आउटर पे रुका हुआ है। आना है उस आनंद को, उस रचना के भीतर उस आनंद को विन्यस्त होना है, किंतु अभी तक वो पूरी तरह समाविष्ट नहीं हो पाया है। यदि वो समाविष्ट है तो मुझे पूरी तरह अनुभूत नहीं हो पा रहा है। जिस दिन वो अनुभूति मुझे हो जाएगी कि हाँ इसमें आनंद की अनुभूति है, अगले दिन वो किताब बाहर आ जाएगी पूरी तरह से, सब कुछ उसमें हो रखा है। तो मैं दरअसल उस प्रतीक्षा में हूं कि वो आनंद मुझ तक पहुंचे, वो आनंद मेरे भीतर अंकुरित हो जाए। तो ये भी एक उदाहरण इस बात का है कि मुझे प्रशंसाएं मुझे मुझे उतावला नहीं बना। प्रशंसा होने से मैं, मुझ में कोई उतावलापन नहीं आता है अपनी रचनाओं को बाहर निकालने का।
निंदाओं से मुझ में किसी किस्म की कोई असावधानी या मुझ में निंदाओं के कारण मुझ में किसी किस्म का कोई कोई कुमलाहट नहीं आ जाती, इसको अब छुपा दो, इसकी निंदा कर रहे हैं, मेरी आलोचना कर रहे हैं। मुझे नहीं, मैं अपने उस बेंचमार्क पर जीना चाहता हूं जो मैंने अपने लिए बना रखे हैं। मैं उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहता हूं जो मेरे लिए हैं। मैं अपनी रचनात्मकता अपनी शर्तों पे करना चाहता हूं, और यही शायद एक लेखक का अभीष्ट यही होता है कि वो अपने अपने कमरे के भीतर अपनी शर्तों पर रहे, अपनी किताब के भीतर, अपनी कविता के भीतर अपनी शर्त पे रहे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक बात है, मैं खुश हो जाऊँगा, मैं आनंदित हो जाऊँगा, जल्द ही वो किताब आएगी। मेरा बिल्कुल। आलस है मेरा आलस है, मेरी असमर्थता है, मेरी प्रतिभाहीनता है कि मैं उस आनंद और उस श्रेष्ठता के स्तर को अभी तक नहीं छू पाया हूँ। मैं प्रयासरत हूँ, मानिएगा। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को पा लूँ। अपने इस असामर्थ्य को दूर करके, अपने प्रयासों में वृद्धि करके, उन्हें बढ़ा करके, जल्द ही मैं उसको पाऊँगा, उस आनंद की प्राप्ति करूँगा और वो किताब आप सब मित्रों को समर्पित करूँगा। और हम दुआ करेंगे कि वो आनंद हमें भी बड़ी जल्दी ही मिले। और बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। आप आए और रुख पब्लिकेशंस के इस फ़ेसबुक लाइव में अ, आपने इतना समय दिया। आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत आभार आपका भी। और मैं विकास जी, आपके साथ में रुख पब्लिकेशन की पूरी टीम, अनुराग जी, कुणाल जी, ऋचा जी, इन सभी को, चक्रपाणी जी, इन सभी को धन्यवाद देता हूं। और जहां इन सारे मित्रों को जो सुन रहे हैं हमारी इस बातचीत को और बीच-बीच में अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें परिचित करा रहे हैं, मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी मेरा संबल हैं, हमारा संबल हैं। आप सभी का प्यार मेरे साथ, हमारे साथ हमेशा बना रहे, इस कामना के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद।